अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर बर्फ लगी हो तो स्नो फाइट्स भी कर रहे होंगे। हमने अभी तक नहीं की है स्नो फाइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आज हम लोग आपके पास तूबा का एक इंटरव्यू लेके आए हैं और इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख चुके होंगे जिसमें हमने मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डिस्कस किया था, मेरी एजुकेशन को डिस्कस किया था। आज वही सारे क्वेश्चन हम तूबा से करेंगे कि तूबा का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और यहाँ पे आगे तूबा अपने करियर पे किस तरह से काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तूबा आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? ओके, सो माय फील्ड ऑफ स्टडी इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बैचलर्स जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था और यूईटी पेशावर की सब ब्रांच है एबटाबाद में, वहाँ से। एंड जो मेरा मास्टर्स था वो नस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजिटल सिस्टम्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में था। ये सब कैंपस या सैटेलाइट कैंपस कहा जाता है ना इसे? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि एबटाबाद के अंदर यूईटी का एक कैंपस मौजूद है जो कि बेचारा बहुत ही वीरान सुनसान है, बहुत ही छुपी हुई जगह पे है। सो यस, यूईटी का एक सैटेलाइट कैंपस जो है वो एबटाबाद में है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ाई जाती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डिग्री के ऊपर यूईटी पेशावर का ही नाम लिखा हुआ था, जी राइट? बिल्कुल। अगर आप लोग किसी को कहेंगे कि हमने यूईटी एबटाबाद से अपना बैचलर्स किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो यही समझेंगे कि वो जो यूईटी एक यूनिवर्सिटी है जो एबटाबाद के सबब से बाहर है एक, पहले आई डोंट नो वो क्या होती थी लेकिन अब उसे यूईटी बना दिया गया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों को यही बताएं कि मैं यूईटी पेशावर से हूँ। तो जी अगला क्वेश्चन, आपका पाकिस्तान में कोई जॉब एक्सपीरियंस था? ओके, सो मेरा पाकिस्तान में अगर कहीं जॉब एक्सपीरियंस था तो सिर्फ एक टीएशिप का था। अगर उसको काउंट ना करें तो बेसिकली मेरा कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। कोई फील्ड का या कोई भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास नहीं था। ये टीएशिप क्या होती है? टीएशिप जो होती है वो आपकी टीचिंग असिस्टेंस होती है। इसमें आप स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं बिसाइड्स योर टीचर, जो उनका कोर्स का एक सुपरवाइज़र होता है। उसके अलावा उसमें आप उनको क्विज़ेज़ वगैरह बना के दे सकते हैं, आप उनके असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं, उनके एग्ज़ाम्स चेक कर सकते हैं, उनके लिए आप स्टडी सेशंस जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो टीए की होती हैं। इसके अलावा भी अगर सुपरवाइज़र या जो मेन कोच होता है उस सब्जेक्ट का, वो आपको कोई भी ड्यूटी असाइन कर सकता है। तो मेरे केस में क्योंकि ये एक अनपेड चीज़ थी और ऑफिशियल नहीं थी, दो कि मुझे लेटर मिला था, लेकिन मेरी ड्यूटीज़ में जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड भी नहीं थी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि इमिग्रेशन के लिए जब आपसे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है तो आपसे आपका फुल टाइम पेड वर्क का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे थे वो काउंट नहीं होगी। इसी तरह तूबा ने जो टीएशिप की थी, इवन दो तूबा के पास एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आया, लेकिन कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाता एज वर्क एक्सपीरियंस। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कनाडा में आप कोई जॉब कर रही हैं अभी? यस, करंटली मैं एम्प्लॉयड हूँ यहाँ पर पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट के साथ। और यही जॉब मैं कर रही हूँ जब से यहाँ आई हूँ। अगला क्वेश्चन पूछते हैं जी, आपकी जो अभी जॉब है उसमें आवर्स फ्लेक्सिबल हैं? आप पार्ट टाइम जॉब करिए या फुल टाइम जॉब करिए? ओके, अभी मैंने बताया है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। आई डोंट नो हर जगह यही सीन है या नहीं है, बट मेरी मैनेजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है इस मामले में। क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम में कोर्स करती हूँ फुल टाइम और उसके बाद मेरे पास सिर्फ शाम में टाइम होता है, तो वो मेरी अवेलेबिलिटी के अराउंड मेरा स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन करती हैं। अगर मैं किसी दिन अवेलेबल नहीं हूँ तो वो उस चीज़ को भी माइंड नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 10 घंटे काम कर सकती हूँ तो शील बी ओके विद दैट, और मेरा स्केड्यूल जो है वो इसी हिसाब से आएगा। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपका मैनेजर आपके साथ कितना अच्छा है बुरा है, ये आपकी पूरी की पूरी जॉब एक्सपीरियंस को ड्राइव करेगी। ये चीज़ आपकी जॉब एक्सपीरियंस जन्नत भी बन सकती है और जहन्नुम भी बन सकती है, जस्ट बेस्ड ऑन अ सिंपल फैक्ट कि आपका मैनेजर कैसा है या कैसी है। तो अगला क्वेश्चन जी, आपने अभी तक कोई फील्ड जॉब क्यों नहीं की? ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं कर रही या आप पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हैं।
तो रीज़न यही है कि मेरे पास बेसिकली इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर मेरे पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बेसिकली कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है वो एम्प्लॉयर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकती अपने बारे में। ना तो कोई हार्ड स्किल्स ना कोई सॉफ्ट स्किल्स, सिर्फ नॉलेज की बेसिस पे जॉब्स जो हैं वो नहीं मिलती आपको। सेकंड रीज़न ये है कि मेरे पास कोई कनेडियन एक्सपीरियंस भी नहीं है जिसकी बेसिस पर मैं यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकूँ, जिसे यहाँ बहुत वैल्यू किया जाता है। अगर मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ना हो लेकिन मेरे पास कनेडियन एक्सपीरियंस हो तो मैं यहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये समझा जाता है कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूएबल स्किल्स जो हैं वो एक्वायर की होंगी, इस सारे टाइम प्रोसेस के दौरान आपने डेवलप की होंगी, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। इवन अगर आपने वॉलंटियर भी किया है यहाँ पर तो वो भी कैनेडियन एक्सपीरियंस काउंट होगा, और उसकी बेसिस पे भी आपको जॉब्स के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था तो इसलिए मैं अभी फील्ड में जॉब नहीं कर रही। और सेकेंड रीज़न कोर्स करने की एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि अब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे वो गैप किसी ना किसी तरह से ब्रिज करना है। तो एक ये ऑप्शन थी मेरे पास कि मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ और पार्ट टाइम, और कोई भी और जॉब जिसके लिए कोई स्किल्स या हार्ड स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड। और सेकंड ये था कि मैं यहाँ पर कैनेडियन एक्सपीरियंस जो है वो ले लूँ। तो मैं वो दोनों काम ही कर रही हूँ ताकि मेरे बेटर चांसेस हों जब मैं आगे फील्ड में जाऊँ और जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ। तो देखिए जी, ये एक रियलिटी है कैनेडियन लाइफ या दुनिया में बाकी सारी कंट्रीज़ में भी किसी हद तक ये ट्रू होगा कि अगर आपके पास जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस है तो सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या होगी कि आपके पास इन जनरल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, चाहे जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई करें उसका स्पेसिफिकली ना भी हो। अब उसके बाद अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपसे जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग पूछी या एक्सपेक्ट की जाती है वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट उस इंडस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट नॉलेज या कोई सर्टिफिकेशन हो। तो तुबा जो अभी पढ़ाई कर रही है वो एक बड़ी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड सर्टिफिकेशन के हवाले से तुबा की पढ़ाई है, और ये करने का मकसद भी यही था कि इवन दो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन क्योंकि कनाडा में रहते हुए कैनेडियन इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक कोर्स या डिप्लोमा क्योंकि तुबा कर रही है, वो जो सर्टिफिकेट है वो नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू में तुबा के काम आएगा। और फील्ड जॉब से अलावा और जॉब करने का या रेस्टोरेंट में जॉब करने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया वॉलंटियर वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है। इसी तरह कस्टमर रोल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपने किसी भी तरह से कस्टमर हैंडलिंग की है अपनी किसी भी जॉब में तो वो बहुत वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है। कस्टमर सपोर्ट हो गई, कस्टमर सर्विसेज हो गई, आपने कस्टमर्स को किसी भी तरह से डील किया है तो वो आपकी बहुत वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है। पीपल स्किल्स को बहुत बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये वजह भी थी कि जब मुझे रेस्टोरेंट में एक ऑफ़र मिली तो मैंने ले ली, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो कल को ये चीज़ मेरे काम आएगी, क्योंकि आईटी की फील्ड में ऑब्वियसली आपको कस्टमर्स हैंडलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आई एम होपिंग कि ये एक्सपीरियंस जो है मुझे काफ़ी हेल्प करेगा आगे। बिल्कुल ऐसे ही देख सकूँ। अच्छा जी, अब ये बताइए कि आपको आपकी पहली पार्ट टाइम जॉब जो थी वो मिली कैसे? ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में काफ़ी बार हमने न्यू कमर सेंटर का जिक्र किया था और हमने ये भी बताया था कि हमने यहाँ आने के बाद न्यू कमर सेंटर वालों से कांटेक्ट किया था। तो न्यू कमर सेंटर वाले यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से रिक्रूटमेंट इवेंट्स जो हैं वो करवाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो हमें जो मेरी फ़र्स्ट पार्ट टाइम जॉब है वो उन्हीं के थ्रू मिली थी। एक रिक्रूटमेंट इवेंट हुआ था जिसमें हम दोनों गए थे और उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं ऑन द स्पॉट सिलेक्ट हो गई थी। ये भी एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि जिस दिन हमारा इंटरव्यू था बाय चांस यूँ हुआ कि आई डोंट नो, मुझे शायद बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की एंग्जाइटी थी या नर्वसनेस थी, बट आई रियली डिडंट वांट टू गो। मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाली थी। बिल्कुल जब हम निकलने के टाइम पर थे मैंने उसामा को कहा मैं नहीं जाना, और मैं रो रही थी एक्चुअली कि मैंने नहीं जाना, मैंने इंटरव्यू नहीं देना। उसामा ने कहा कि चली जाओ, कुछ नहीं होता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम नहीं सिलेक्ट होगी तो मैं नहीं हुआ था तो तुम नहीं सिलेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, कोई ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, हम फिर से कभी कहीं और इंटरव्यू दे देंगे। तो मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ चली गई थी और इंटरव्यू की तैयारी रास्ते में उसामा मुझे थोड़ी बहुत कराते रहे थे। तो वहाँ पहुँचकर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन ऑन द स्पॉट मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इतनी हैरान थी कि मैं आज आना भी नहीं चाह रही थी, और मतलब वो अपॉर्चुनिटी मेरी किस्मत में थी और मुझे मिल गई। हम लोग बिल्कुल एट द निक ऑफ टाइम वहाँ पे पहुँचे थे।
अगर इंटरव्यू 3 बजे स्टार्ट होना था तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग 3 o'clock ऑन द क्लॉक ऑन द डॉट वहाँ पे पहुँचे थे और बस किस्मत में हमने था तो मिल इम्प्रेशन गया। भी अच्छा नहीं डाला था उनके ऊपर कुछ, लेकिन लेकिन जो चीज़ किस्मत में होती है वो मिल जाती है। बिल्कुल। और मैंने ही उसामा को लेट भी किया था, अगर मैं बता दूं, मेरे रोने धोने ने। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट वोंट बी द लास्ट टाइम। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जॉब ढूंढना कितना मुश्किल काम है? ओके। अब और जॉब ढूंढना बेसिकली इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि आपकी फील्ड की जॉब ढूंढना है, क्योंकि और जॉब के लिए आपको कोई बहुत सी हार्ड स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड होती। आप थोड़ी बहुत अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो अपनी रेज्यूमे के ऊपर शो कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आपको और जॉब मिल जाती है। बहुत से लोगों से ये भी सुना है कि उन्हें और जॉब्स इस तरह से मिली हैं कि वो अपनी रेज्यूमे लेकर चले गए। फॉर एग्जांपल आप टिम हॉर्टन्स चले गए और आपने उन्हें कहा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ओपनिंग है तो हमें बताएं, एंड ऑन द स्पॉट उनका इंटरव्यू हुआ और उनको सिलेक्ट कर लिया गया और मतलब हायर कर लिया गया बेसिकली। तो इट्स एज ईजी एज दैट। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम्स पर मुश्किल हो, क्योंकि जैसे समर्स में यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे जो होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि और जॉब सारी की सारी ऑक्यूपाइड होती हैं। तो अगर आप समर्स में यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको इशू हो सकता है और जॉब्स मिलने में। लेकिन क्योंकि जैसे हमारा सीन ऐसे था कि हमें सितंबर में जॉब मिली थी, तो सितंबर में यूनिवर्सिटीज़ वापस से ओपन होने लगती हैं, तो बहुत सारी और जॉब्स जो है ना वो खाली हो रही होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वापस से ज्वाइन कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो और जॉब्स को छोड़ रहे हैं। तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बहुत आसानी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि और जॉब मिलनी इतनी मुश्किल होती है। अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि आपने और जॉब करनी है और आप अपना ये जो बना हुआ माइंड है या अपनी नीयत है, ये अगर आप अपने एम्प्लॉयर को एक कन्वे करने में कामयाब हो जाते हैं तो और जॉब ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है। और जॉब करना मुश्किल काम ज़रूर है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 25 या 30 किलो तक हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप ठंडे या गर्म एरियाज़ में काम करने से आपको कोई मसला नहीं है। आप सारा दिन अपने पैरों पे खड़ा रहने से आपको कोई मसला नहीं है। तो और जॉब ढूंढने से ज़्यादा करना मुश्किल काम है। अगर आप करने को तैयार हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। बट देन अगेन हर और जॉब में ये रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जस्ट टू बी श्योर फ्रॉम देयर साइड वो हमेशा लिखते ज़रूर हैं क्या यू शुड बी एबल एंड विलिंग टू लिफ्ट अप टू 50 पाउंड्स। तो 50 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो के आसपास बनता है। ओके तो जी अगला क्वेश्चन है जी, और जॉब्स पे पैसे कितने मिलते हैं? हाउ मच डज इट पे टू डू अ और जॉब? तो और जॉब्स की जो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि आपको पता है कि आपको सिर्फ मिनिमम वेज मिलेगी। और मिनिमम वेज कैलगरी में जो अल्बर्टा में है वो $15 पर आवर है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो आपके प्रोविंसेस हैं उनमें डिफरेंट रेट्स हैं इसके। आई बिलीव ओंटारियो में $14 है। प्लीज़ डोंट टेक आवर वर्ड फॉर इट, ये सारी फिगर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। अल्बर्टा का हमें फॉर श्योर पता है कि $15 है, लेकिन अगर आपको किसी भी और प्रोविंस का चेक करना है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ओके अब मैक्सिमम जितनी भी आपको और जॉब्स मिलेंगी वो $15 ही पे करेंगी, दैट इज़ मिनिमम वेज ही पे करेंगी। लेकिन जैसे कि वॉलमार्ट की एग्जांपल ले लें तो वो थोड़ा ज़्यादा पे करती हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 to 16 के दरमियान ही होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पे कर सकती हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपका एम्प्लॉयर क्या है। दे डोंट हैव टू पे यू मोर देन 15, बट दे कैन इफ दे वांट टू। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लोगों ने पूछी भी थी ये कमेंट्स में, मैं फिर से ये क्वेश्चंस में मैं हालांकि ये चीज़ नहीं है, ये टैक्सेबल होती है। हर जॉब यहाँ पे टैक्सेबल है। मुझे एक कोलीग ने बताया था और जॉब के दौरान ही कि डिपेंडिंग ऑन कि आप कमाते कितना है, और अगर आप लो इनकम फैमिली वाले कैटेगरी में या ब्रैकेट में फॉल करें तो एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर हो सकता है कि आपको आपका टैक्स का कुछ पार्ट या सारे का सारा वापस आ जाए, लेकिन मंथली आपकी सैलरी में से टैक्स कटेगा ही कटेगा। सो अगर आपको $15 किसी ने कहा है तो $15 आपको पूरे के पूरे पॉकेट में नहीं जा रहे हाँ होंगे। जी, अप्रॉक्सीमेटली 13.8 से 13.5 के दरम्यान आपको एक्चुअली मिल रहा होगा, बाकी सारा टैक्स कट रहा होगा। ओके तो जी अगला क्वेश्चन ये है कि किस किस टाइप की और जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या क्या ऑप्शन हैं बेसिकली? बहुत बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप निकल जाए यहाँ पर तो और जॉब्स ही और जॉब्स हैं। आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं, आप किसी फास्ट फूड के लाइक किसी KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया। ओके फ्रेंचाइज पे काम कर सकते हैं। द वर्ड आई वाज लुकिंग
फॉर वॉज फ्रेंचाइज। तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आप डिलीवरीज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंस्टाकार्ट का जिक्र किया था, तो बहुत सारे लोग वो और जॉब भी करते हैं। उसमें बेसिकली आपको लोगों के बिहाफ पे ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है। तो हर तरह की और जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। आपको इवन जहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे कोई एक आध बंदा या खातून खड़ी नजर आती है जो कि ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रही होती है। इवन दैट्स एन ऑड जॉब। इसके अलावा एक और जॉब होगी, आपने मूवीज़ में देखी होगी, वो एक बैनर पकड़ के हिलाते रहते हैं, तो वो भी एक और जॉब है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर और जॉब्स की भी। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि यहाँ और जॉब को कोई लाइक लुक डाउन करता है। हर कोई जो है वो उसको बहुत रिस्पेक्टेबल समझता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन अगर आप एक बैनर लेके पूरा दिन खड़े हैं तो वो भी आपकी मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेहनत करें और हलाल कमाएं तो उसमें किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए कि और जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? ओके अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जॉब्स के लिए भी आपको बेसिकली वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिस तरह से आपको किसी फील्ड जॉब के लिए करना पड़ेगा। आपको उसी तरह से अपना रेज्यूमे बनाना है। अब रेज्यूमे आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये वाला, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन और बहुत ज़्यादा अपनी हार्ड स्किल्स को जो है बोस्ट नहीं करना, लेकिन आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो वैल्यूबल होंगी उस जॉब के लिए वो आपने ज़रूर वहाँ लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब जब मैंने फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है कि मुझे घर के काम करने आते हैं, मुझे घर मैनेज करना आता है, मुझे किचन मैनेज करना आता है। तो ये बहुत वैल्यूबल स्किल्स होंगी उस जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक किचन मैनेज करना है। तो वो स्किल्स जो है मैंने वहाँ पर लिखी कि मैं अकेले अपने घर में, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि मैं कुकिंग करती हूँ, मैं अपने किचन की ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग जो है वो खुद करती हूँ। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है बताने के लिए कि किसी इमरजेंसी में आपको कोई दावत करनी पड़ गई और आपने किसी फॉर एग्जांपल 1 घंटे में आपने दावत तैयार कर ली, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये चीज़ आपके लिए वैल्यूबल होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बोस्ट करना है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, आप पंक्चुअल हैं, आप फॉर एग्जांपल लोगों से अच्छी तरह कम्युनिकेट करना जानते हैं, लोगों को खुश करना जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्किल्स हैं। और छोटी मोटा आपको जैसे कंप्यूटर यूज़ करना आता है, तो ये वो स्किल्स हैं जो आपको और जॉब में हेल्प करेंगी। ये बताइए कि फील्ड की जॉब्स पे कितना करती हैं? ओके ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा गया था और कुछ लोगों को मैंने इसका आंसर भी किया था, और इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अब बात यह है कि फील्ड की जॉब्स की आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही बात कर लूँ तो बहुत सारी ऐसी फील्ड जॉब्स हैं जो आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अम्ब्रेला के अंडर कर सकते हैं। और हर जॉब के लिए हर लेवल पर सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिइंग होती है, और ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर डिफ़ाइन कर भी दी है कोई सैलरी रेंज, तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी सैलरी पे कर रही है। अब जैसे हमने बात की और जॉब्स की सैलरी से रिलेटेड, तो वो इस्टेब्लिश्ड और नोन फैक्ट है कि आपको मिनिमम वेज ही मिल रही होगी। तो वहाँ पर हम एक फ़िगर दे सकते हैं आपको, लेकिन क्योंकि हमने जैसे बताया मैंने अभी कि फील्ड जॉब्स की इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि ये हमारी तरफ से एक ज़्यादती होगी कि अगर हम आपको एक फ़िगर बता दें कि इतना पे कर रही हैं फील्ड जॉब्स, तो यूजुअली हम नहीं बता सकते। तो इसी वजह से हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि हम नहीं बता सकते बेसिकली। लेकिन आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं एक जनरल फिगर ढूंढने में, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको इस तरह की फिगर्स देती हैं। लिंक्डइन हो गई, ग्लासडोर हो गई, वहाँ पे जाके आप अपना फील्ड और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं वेबसाइट को, और वो आपको आपकी मर्ज़ी की सिटी और कंट्री के अंदर बता देते हैं कि आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन के लोग इस वक्त कितना कमा रहे हैं, और वो एक्चुअल लोगों से वो डेटा आता है। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं जाके ग्लासडोर पे बोलूँ कि मैं फ़लाँ कंपनी पे इस लेवल पे काम कर रहा हूँ और मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, तो वो उनके डेटा का पार्ट बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा उसी क्वेरी को दोबारा से चलाएगा तो उसमें जो वो फिगर दिखाएंगे उसमें मेरी तरफ से गया हुआ डेटा भी ऐड कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको एक बॉल पार्क मिल सकता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन
आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते। अब आप जब बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो एक एस्टिमेट आपको वैसे भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अपनी एस्टिमेटेड सैलरी रेंज जो है वो लिख देती हैं अपनी जॉब पोस्टिंग के अंदर ही। तो और बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स आपसे पूछती हैं कि आप बताएं कि हाँ आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज कितनी है। तो आप गूगल पे सर्च कर लें अगर, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त क्या रेंज चल रही है। और ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर आप और आपका कोई एक कॉलीग सेम एक्सपीरियंस और सेम तरह से जॉब कर रहे हैं बहुत सारे सालों से, तो इट इज़ एक्सट्रीमली पॉसिबल कि आप दोनों की सैलरी सेम ना हो। तो यूजुअली कंपनीज़ का मोटो ये होता है कि जो जहाँ फंस गया उसको वहीं पे रखो। तो कंपनी का भी फ़ायदा ऐसी चीज़ में है कि वो किसी भी बंदे को कम से कम पे करके मैक्सिमम काम ले। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस बंदे के साथ या किस बंदी के साथ उन्होंने कितना नेगोशिएट कर लिया कि हम तुम्हें इतना सैलरी देंगे, तो वो उसी सैलरी पे उसको रखेंगे। तो ये कहना बहुत अनजस्टिफाइड है कि हम आपको कहें कि आपको इस काम के लिए इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। इट डिपेंड्स वाइडली बेस्ड ऑन कि आप किस कंपनी की बात करें, किस सिटी की बात करें और किस जॉब की बात करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें हमारे कोर्स में बहुत सिखाई गई है कि आपने जब रेंज बतानी होती है तो आपने अपने आप को अंडर सेल भी नहीं करना है और आपने अपने आप को ओवर सेल भी नहीं करना है। तो अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो उसकी बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी रेंज में अपनी सैलरी बताएंगे तो अगले के लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस हो और मैं अगले को जाकर कहूँ कि भाई मुझे $30 पर आवर दो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एम्प्लॉयर मुझे ये देने के लिए राज़ी होगा। तो और अगर मैं उसको कह रही हूँ कि मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है लेकिन फिर भी तो मुझे $15 ही पे कर दो पर आवर, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट जाता है, आपके अगेंस्ट जाता है कि आपको अपनी वैल्यू और वर्थ ही नहीं पता, तो आपको कंपनी की वैल्यू और वर्थ भी नहीं पता होगी। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो कंपनीज़ को पसंद नहीं होते हैं। मुझसे एक्चुअली मेरी कंपनी के एचआर ने पूछा था ड्यूरिंग इंटरव्यू कि तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने उनको बड़े साफ साफ तरीके से बताया था क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन बेस्ड ऑन सैलरीज ऑफ अदर पीपल जो मुझे पता है कि मेरे लेवल के हैं और मेरी तरह की जॉब कर रहे हैं, मैं आपको उनकी बेसिस पे एक रेंज ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे इतने से इतने के दरम्यान पे होना चाहिए। जब मैंने उनको ये बात बोली तो दे सेड यस, आपने जो बात की इट मेक सेंस और बिल्कुल ठीक है, हम तुमसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेंगे। चलें जी अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, इन जॉब्स के साथ आपको पर्क्स क्या मिलते हैं जो कि और जॉब्स होती हैं? और जॉब्स के साथ आपको यूजुअली जो पर्क्स मिलते हैं वो डिस्काउंट्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जिस रेस्टोरेंट पे जॉब कर रही हूँ वहाँ मुझे ऑफ़ मिलता है, जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है उस दिन मुझे 50% ऑफ़ मिलता है और उसके अलावा रेगुलर डेज़ में मुझे 15% ऑफ़ मिलता है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है बाकी और जॉब्स का भी यही सीन है कि कुछ चीज़ों पे मेरा ख्याल है या फिर सारे आइटम्स पे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि और जॉब्स ऑलरेडी आपको बहुत कम पे करी होती हैं और उनका बजट भी इतना ही होता है, लेबर कॉस्ट ही इतनी होती है, तो वो आपको इससे ज़्यादा कोई पर्क्स नहीं दे सकते, कोई हेल्थ केयर के बेनिफिट्स नहीं दे सकते, कुछ आपको लाइक इसके अलावा वो कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी हद तक ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए भी ट्रू होती हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करें और फुल टाइम जॉब नहीं करें तो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स ना दिए जा रहे हो, इसी तरह आपको पेंशन के बेनिफिट्स ना दिए जा रहे हो। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप जॉब क्या कर रहे हैं और किस एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हैं। तो आगे लाइक एम्प्लॉयर का बजट भी इस चीज़ में मैटर करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में बेसिकली उनका बजट ही इतना होता है जिसके अंदर वो आपको पे कर रहे होते हैं रह के। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जब जॉब अप्लाई करें हैं तो देखें आपको किस तरह की जॉब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने बेनिफिट्स जो हैं वो नेगोशिएट भी कर सकते हैं अगली जॉब्स के लिए। मैं और जॉब्स की बात नहीं कर रही, और जॉब्स में आपको कोई और पर्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। ओके तो जी ये रही आज की वीडियो। अगर इसके बावजूद भी आपके पास मज़ीद कोई क्वेश्चन हुए जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हम कमिंग वीडियोस के अंदर उनको एड्रेस करने की बहुत कोशिश करेंगे। और यस ओके, आई होप कि आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हेल्प मिल चुकी होगी अब तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। और मुझे इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा आप इसको बंद करो, मुझे माउस ला के